आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना वो अफसाना जो इख्तिसार के साथ लिखा गया हो, शॉर्ट स्टोरी इस अफसाने को कहा जाता है। एक ही नशिस्त में पढ़े जाने वाला अफसाना मुख्तसर अफसाना कहा जाता है। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ के हवाले से बात की, मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ और मुख्तसर अफसाने की मुख्तसर तारीख़ के हवाले से हमने मालूमात हासिल की है। उसके बाद के हिस्सों में यानी 2 से लेकर और 9वें हिस्से तक जो मुसन्निफ़ीन के अफ़साने दे रखे हैं, उन अफ़सानों का हमने मुताला किया है मुसन्निफ़ीन की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात, कलाम की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल की है। उन मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए अफ़सानों का हम मुताला कर रहे हैं और मुताले के बाद अफ़साने से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल कर रहे हैं। यहाँ मैं हिस्सा 10 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम सबक बिजुका से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। इस सबक के पिछले हिस्से के अंदर, हिस्सा 9 के अंदर, हमने अफसाना बिजुका का मुताला किया था। सुरिंदर प्रकाश का लिखा हुआ अफसाना है, बहुत खूबसूरत अफसाना है, ज़िंदगी की सच्चाई बयान करता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम क्यों कभी किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, क्यों किसी को अपनी जिम्मेदारियों को दे देते हैं। हमें खुद की जिम्मेदारियां खुद को ही उठानी चाहिए, किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी के भरोसे अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना फिर वो हिस्सा मांगने लग जाता है। तो बिजुका का हमने मुताला किया और हिस्सा 10 के अंदर हम उस अफसाना बिजुका से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सुरिंदर प्रकाश का अफसाना बिजुका से मुतालिक सब मशकी सवालात, जो इस सबक का 10वां हिस्सा है। अफसाने के मुतालिक गौर करने वाली कुछ बात यहाँ पर दी गई है, कुछ नुक्ते दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको गौर करना है। अफसाने के मुताले के वक्त हम इसका भी मुताला कर चुके हैं, इन चीज़ों को समझ चुके हैं और मालूमात हासिल कर चुके हैं। यहाँ फिर एक बार आपको गौर करना है ताकि आपकी वो रवानगी हो जाए और वो दोहराव भी हो जाए उन चीज़ों का जो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। गौर करने वाले नुक्तों में बच्चों पहला नुक्ता है आपके लिए, प्रेमचंद की नावल गोदान का मरकज़ी किरदार होरी एक गरीब किसान है जिसकी ज़िंदगी तरह तरह की परेशानियों में गुजरी और नावल के इख्तिताम पर उसकी मौत वाक़ हो गई। हमारा जो अफसाना बिजुका है इसमें होरी को ही हीरो बनाया गया है, इसमें भी मरकज़ी किरदार होरी है और होरी प्रेमचंद के मशहूर नावल गोदान का मरकज़ी किरदार है। गरीब किसान है, गरीबी में उसकी ज़िंदगी गुजर बसर हुई है, परेशानियों में बदहालियों में ज़िंदगी गुजरी है उसकी, और जब नावल ख़त्म होता है, नावल के इख्तिताम के ऊपर होरी मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। नावल गोदान 1936 में शाया हुआ और बिजुका के लिखे जाने की तारीख 20 अक्टूबर 1977 है। बीच में वक्फा है, तो 1936 के अंदर गोदान लिखा था प्रेमचंद ने और 1977 में ये अफसाना सुरिंदर प्रकाश का अफसाना बिजुका लिखा गया था जिसमें होरी को जिंदा दिखाया गया है। इस अफसाने का भी मरकज़ी किरदार होरी है। वहाँ से वो किरदार अखज़ किया और उसके मुतालिक इस कहानी को आगे बढ़ाया, उसके मुताबिक कहानी को आगे बढ़ाया है। तो उसी किरदार को आगे बढ़ाया है, बीच में काफ़ी वक्त गुजर गया है, लेकिन उस वक्त को भी अफसाना निगार ने बड़ी खूबसूरती से इस अफसाने में शामिल किया है। दूसरा नुक्ता जो पहले से ही जुड़ता है, नावल और अफसाने के ज़माना अशात पर गौर करने से अंदाज़ा होता है कि तकरीबन 40 बरस की मुद्दत को सुरिंदर प्रकाश ने अफसाने का पस मंज़र बनाया है। यानी 1936 में गोदान शाये हुआ था और 1977 में बिजुका शाये हुआ। इन दोनों के बीच का वक्फा जो तकरीबन 40 बरस का होता है, इसे सुरिंदर प्रकाश ने इस अफसाने का पस मंज़र बनाया है। अफसाने की अज्जाए तरकीबी का जब हम मुताला कर रहे थे तो मैंने आपको अज्जाए तरकीबी बताया था, ज़मा मकां और पस मंज़र, यानी वो किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है और उसका पीछे का मवाद क्या है, पीछे का मंज़र क्या है। ये पस मंज़र अफसाने में मौजूद होते हुए भी बेक नज़र दिखाई नहीं देता, क्योंकि अफसाना निगार ने इसका बयान बहुत लतीफ़ अंदाज से किया है। अब इस मुद्दत के अंदर अफसाना निगार ने साफ तौर पर नहीं बताया है बीच की मुद्दत में क्या क्या गुजरा है, लेकिन एक कहानी के ज़रिए, और वो कहानी है कि इस मुद्दत में होरी के 2 बेटे भी हुए, उनकी शादियाँ भी हुई, उनकी औलादें भी हुई और उसके बाद उन दोनों बेटों का इंतकाल भी हो गया और दोनों बेटे मर भी गए। एक बेटा गंगा नदी में डूबकर मर गया और दूसरा बेटा
पुलिस से मुठभेड़ के अंदर मारा गया, पुलिस के आमना सामना करने की वजह से मारा गया। तो वो पसे मंजर में वो कहानी डाल दी है। उस कहानी के ज़रिए हमें इस होरी का किरदार समझने में मदद मिलती है और होरी के किरदार को, उसके सामने आ रही परेशानियों को, उसकी कमज़ोरियों को समझने में हमें मजबूती मिलती है, हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो अफसाना निगार ने उसका बयान बहुत लतीफ़ अंदाज से किया है, जो बीच का वक्त गुजर चुका है। आगे आते हैं अगले नुक्ते पर। इस अफसाने में मुसन्निफ हर मौके पर गैर जानिबदार रहा है। गैर जानिबदार यानी किसी की हिमायत नहीं लेना। मैंने आपको अफसाने के मुताले के वक्त भी बताया था कि मुसन्निफ अफसाना निगार हर मौके के ऊपर जो भी बात कहनी है वो सीधे सीधे कह जाता है, किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचता, किसी की हिमायत नहीं लेता। जो भी करना है हमें ख़ुद को समझना है, हमें अपने अंदाज में समझना है कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। होरी का किरदार भी है, बिजुका का किरदार भी है, गांव वाले भी हैं, लेकिन वो किसी की तरफ नहीं बोलते। मुसन्निफ जो बोलना है वो सीधे अंदाज में, सपाट अंदाज में बोलते हैं, किसी के लिए हमदर्दी और किसी के लिए अपने गुस्से वाले जज्बात का वो इजहार नहीं करते। जब वो होरी काका के बारे में बताते हैं तो होरी काका के सारे किरदार को बताने के बाद उनसे मुतालिक जो भी मालूमात है, जो जो उनके काम हैं, वो सारे के सारे वो सीधे सीधे तौर पर बता देते हैं। लेकिन जब बिजुका की किरदार बताते हैं तो बिजुका का भी ईमानदारी से अक्कासी करते हैं। वो कहते हैं कि बिजुका ने रखवाली की है फसल की, तो वो भी 1/4 फसल का हिस्सेदार है, 25% उसको भी मिलना चाहिए, और वो ईमानदारी से उसका बयान कर देते हैं कि वो हकदार है। और फिर गांव के अंदर पंचायत लगती है, पंचायत के अंदर सभी लोग बिजुका के आने के बाद खड़े हो जाते हैं, उसकी ताज़ीम में सर झुका देते हैं। तो वहाँ भी अलामत बताई गई है कि उसके ताबे के अंदर हैं, उसके असर के अंदर वो आ गए हैं, उसकी ताज़ीम में सर झुका रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कोई नतीजे पर नहीं पहुँचते हैं, किसी की हिमायत नहीं करते हैं, ना किसी की खिलाफत करते हैं। जो भी बात कहनी है सुरिंदर प्रकाश साफ साफ सीधे अंदाज में कह जाते हैं, गैर जानिबदारी से उस बात को कह देते हैं और फिर नतीजे पर पहुँचने की जिम्मेदारी कारी पर छोड़ देते हैं, यानी हमारे पर छोड़ देते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, हम क्या बात जानते हैं। क्योंकि इस अफसाने का कोई भी किरदार गलत नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह ठीक है। होरी काका भी अपनी जगह ठीक है, बिजुका भी अपनी जगह ठीक है, और जो गांव की पंचायत बैठती है वो भी अपनी जगह ठीक है, वो भी सही फैसला करती है। कोई बेईमान नहीं है और कोई भी पूरी तरह से ईमानदार भी नहीं है। यानी हर वाक़े का बयान इंतहाई गैर जज्बाती अंदाज में किया है और अपनी राय पोशीदा रखी है। अपनी राय हमें बताते नहीं है कि वो किस किरदार को किस तरह से देखते हैं। जिसको देखना है, राय बनानी है, हमें ही अपने आप से राय बनानी है। इस रवैये से अफसाने के मानों में वुसअत पैदा हो गई है, वुसअत पैदा हो गई है, और ये अमल फ़न्नी नुक्ता नज़र से निहायत आला समझाता है। और अफसाना बिजुका जो है पूरा का पूरा ही ये फ़न्नी तकाज़ों पर खरा उतरता है, सारे फ़न्नी लवाज में ये पूरे करता है। बहुत मकबूल अफसाना है, बहुत मशहूर अफसाना है। सुरिंदर प्रकाश के अफसानवी मजमूए बाज़ गोई के अंदर ये शाये हुआ था, बाज़ गोई के अंदर शामिल था, और ये इतना मशहूर, इतना मकबूल हुआ है कि दुनिया भर की ज़ुबानों के अंदर इस अफसाने का तर्जुमा किया गया है। अलग अलग ज़ुबानों के अंदर अपने अंदाज़ में दूसरे मुसन्निफ़ीन ने इस अफसाने को लिखा है। तो बहुत उम्दा किस्म का अफसाना है। आप इसका मुताला करके आ चुके हैं तो आप इसकी गहराइयाँ और इसका बुलंद मेयार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि कितना आला दर्जे का है ये। अब एक और नुक्ता देखिए, अगला नुक्ता। अफसाने के इख्तिताम के करीब ये तवील पैराग्राफ दिया गया है जहां उसकी नसीहत है अपने पोतों को। होरी अपने पोतों से मुखातिब है। पंचायत ने फैसला सुना दिया है कि बिजुका को 1/4 हिस्सा होरी को देना पड़ेगा। बिजुका 1/4 हिस्से का हकदार माना जाता है। होरी कबूल कर लेता है कि मैं दे दूंगा इसको, लेकिन देने के बाद वो अलग आता है अपने पोतों के पास और अपने पोतों से खिताब करता है, उनको वसीयत करता है, उनको नसीहत करता है। वो नसीहत वाला पैराग्राफ यहाँ पर देखना है आपको। सबक वाले हिस्से के अंदर बच्चों इसका मुताला करना है। वो शुरू होता है, सुनो ये शायद हमारी ज़िंदगी, और ख़त्म होता है, हक हो जाता है। इसका मुताला करना है और इसकी वजाहत की गई है, सबक के वक्त में कर चुका हूँ। आपको एक बार और देखें कि ये एक वसीयत जैसा है। ये जो इक़्तिबास हमने मुताला किया ये एक वसीयत के जैसा इक़्तिबास है। इसमें कही गई बातों का मतलब यह है कि अफराद हो या कौमें, उन्हें अपनी अमलाक और पैदावार वगैरह की हिफाजत खुद ही करनी चाहिए। ये काम अगर वो दूसरों को सौंप देंगे तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ के बेजान ज़िम्मेदारों में भी उस अमलाक या पैदावार में से अपना हिस्सा
अपना हिस्सा लेने की क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। वो क़ुव्वत किस तौर पर पैदा होगी इसके बारे में नहीं बताया गया है। वक्त इस सवाल का जवाब देगा। इस सवाल का पूरा जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। जवाब की एक झलक अफसाने में है कि मेहनत का फल होरी को मिलता है, तो बिजुका भी अपनी मेहनत का फल पाने का हकदार है। यानी बिजुका जो अपना हक जता रहा है तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही कह रहा है, क्योंकि उसने हिफाजत की है। अब ये होरी काका के ऊपर डाला गया है कि उन्होंने बिजुका को अपनी फसल की जिम्मेदारी ही क्यों दी, क्यों हिफाजत के लिए खड़ा किया। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के जरिए, इक़्तिबास के जरिए समझा दिया गया है कि चाहे कौमें हो या अफराद हो, अगर अपनी अमलाक की जिम्मेदारी, अपनी मसनूआत की जिम्मेदारी, अपने असबाब की जिम्मेदारी अगर किसी और को संभला देंगे, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी और को मुकर्रर कर देंगे, अब चाहे वो बेजान ही क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल मना कर दे कि मैं नहीं लूँगा हिस्सा, उस वक्त कह दे कि मैं फ्री के अंदर उसकी हिफाजत करूँगा, कभी कुछ हिस्सा नहीं मांगूंगा, कभी कुछ रकम नहीं मांगूंगा, कभी कुछ सिला नहीं मांगूंगा, लेकिन वक्त गुजरने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर क़ुव्वत पैदा हो जाती है और वो भी वो हिस्से के अंदर हकदार बन जाता है। तो शुरू के अंदर ही आप ऐसे कदम उठाएं कि जिम्मेदारी अपनी चीज़ों की हिफाजत की खुद ही उठाएं, किसी और को जिम्मेदारी ना दें, क्योंकि किसी को भी अगर जिम्मेदारी दी तो आने वाले वक्त के ऊपर वो आपके उस चीज़ के अंदर से हकदार बन जाएगा, हिस्सेदार बन जाएगा, और वो फिर गलत भी नहीं मांगेगा क्योंकि उसने जिम्मेदारी निभाई है अपनी, उसने हिफाजत की है। तो वो हिफाजत की मजदूरी बतौर आपसे जो रकम मांगेगा वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप किसी अदालत के अंदर, किसी पंचायत में भी लेके जाना चाहोगे कि वहाँ हम चलकर बात करते हैं, कोई तय नहीं हुई थी, बात नहीं हुई थी, फिर कैसे हिस्सा मांग रहे हैं, आपको हार होगी वहाँ पर भी, क्योंकि हर आदमी यही कहेगा कि जिसने मेहनत की है वो मजदूरी का भी हकदार है। मेहनत जो कर ली, तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभा ली, तो वो हकदार बन जाता है और उसको हक देना ही पड़ता है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। होरी को अपनी फसल से 1/4 हिस्सा बिजुका को देना पड़ा और पंचायत ने भी इस बात की तायद की, इस बात को बताया कि हाँ सही है, बिजुका हकदार है, देना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कि ताज़ीमन सर झुक गए हैं लोगों के, लेकिन वो फैसले के जानिब, इंसाफ के जानिब उनके सर झुके हैं, क्योंकि बिजुका ने हिफाजत की है। होरी काका के खेत के अंदर वो खड़ा हुआ था, वहाँ रात दिन खड़ा रहा, मेहनत की है उसने भी। अब चाहे वो बेजान हो, लेकिन वक्त के ऊपर उसके अंदर जान आ गई और उसने अगर हिस्सा मांग लिया तो हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकते, हिस्सा देना ही पड़ेगा। और आखिर में बिजुका को हिस्सा देना ही पड़ा था। यह बताया गया है कि जो जो उससे मंसूब होगा, किसी भी चीज़ से मंसूब होगा, उसकी हिफाजत करेगा, उससे काम करेगा, तो उस चीज़ के अंदर उन सभी की हिस्सेदारी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि कौमें अपने सामान की, अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करें, अपने आप की, अपने लोगों की हिफाजत खुद करें, किसी दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी ना छोड़ें, किसी दूसरे को ये ना समझें कि वो मुफ्त में आके हमारा काम कर जाएगा, वो फ्री में आकर हमारी चीज़ों को पूरा कर जाएगा। कोई नहीं करेगा। वक्त आने के ऊपर कुछ ना कुछ फ़ायदा वो आपकी चीज़ों में से लेने की कोशिश करेगा। और ये पैगाम कौमों को भी दिया है और अफराद को भी दिया है, सभी के लिए पैगाम है। आम पैगाम सुरिंदर प्रकाश का है। अब आते हैं बच्चों हम सवालों जवाब की तरफ। यहाँ गौर करने वाले नुक्ते हो गए, सबक के साथ एक बार फिर हमारा दोहराव हो गया है, दोबारा हम सबक से जुड़ गए हैं। पहला सवाल आपके लिए है, होरी कौन है और वो प्रेमचंद के किस नॉवल से ताल्लुक़ रखता है। बार बार हम इसको सवाल को, इस जवाब को पढ़ रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। होरी एक गरीब किसान है, गरीब निचले तबके का किसान है जो फाकों में ज़िंदगी गुजारता है, और होरी प्रेमचंद के नावल गोदान का मरकज़ी किरदार है। होरी कौन है और वो प्रेमचंद के किस नावल से ताल्लुक़ रखता है। एक सवाल के अंदर दो जवाब जुड़े हुए हैं। होरी प्रेमचंद के नावल गोदान का मरकज़ी किरदार है। वो एक गरीब किसान है जिसकी ज़िंदगी तरह तरह की परेशानियों में गुजरी। सुरिंदर प्रकाश ने अफसाना बिजुका में इसी होरी के किरदार का इस्तेमाल किया है। यहाँ भी होरी की ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में बसर होती है। उसे अपनी फसल बचाने के लिए खुद के बनाए बिजुका का सामना करना पड़ता है। मेन जो होरी का किरदार आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको गोदान के अंदर। गोदान नॉवल पढ़ने की कोशिश करें, वो भी बहुत उम्दा नॉवल है, बहुत अच्छा नॉवल है। और दोबारा जो आपको दूसरे हिस्से के अंदर मिल रहा है वो सुरिंदर प्रकाश के बिजुका में मिल रहा है। यह है सवाल नंबर 1 का जवाब, इसे लिख लेना है। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 2 है बच्चों, फसल पक जाने पर होरी खुश क्यों था।
फसल पक गई है, होरी खुश है आज। क्यों खुश है? क्योंकि उसकी ज़िंदगी मुफलिसी के अंदर गुजर हुई है, उसकी ज़िंदगी फाकों के अंदर गुजर हुई है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उसके वक्त पे मैसर नहीं होती। दोनों बेटे उसके मर चुके हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ होरी ही मेहनत करता है। होरी की ही जिम्मेदारी है उनके बच्चों को संभालने की, बहुओं को घर में है, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी भी सारी होरी के कंधे के ऊपर है। तो होरी मेहनत कर चुका है, फसल लगा चुका है, आज फसल कटने का दिन है। अब फसल कटेगी तो होरी की वो सारी की सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। वो जो उसकी ज़िंदगी के गम हैं, वो ज़िंदगी के फाके हैं, तंगहाली है, बदहाली है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। खूब अनाज आने वाला है, खूब धान आने वाला है, खूब घास फूस होगा, खूब जानवर वगैरह सब खाएंगे पिएंगे, सब मस्त रहेंगे, अच्छी ज़िंदगी होने वाली थी। इसीलिए होरी खुश था। और होरी नहीं, उस दिन गाँव के सारे लोग खुश बताए हैं सुरेंद्र प्रकाश ने, क्योंकि वो दिन ही ऐसा था कि फसल काटी जानी थी। जवाब आपको लिखना है बच्चों। होरी एक गरीब किसान है जिसकी ज़िंदगी तरह तरह की परेशानियों और नामहरूमियों में गुजर हुई है। फसल पक जाने पर होरी ये सोचकर खुश था कि अब उसकी गरीबी और नामहरूमी ख़त्म हो जाएगी। वो और उसकी औलादें पेट भर के खाना खाएंगी, उसकी कोठरी अनाज से और आंगन फूस से भर जाएंगी, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और ज़िंदगी बग़ैर किसी रंजो गम के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी परेशानी के आराम से गुजरेगी। ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। इसे भी आपको लिख लें और समझ के लिखना है बच्चों। रटने की आदत कभी भी नहीं डालनी। पढ़ो उसको, सवाल को पढ़िए, आप उसको समझिए कि क्या कह रहे हैं और उसके बाद खुद मन से उसका जवाब देने की कोशिश करें, उसको लिखने की कोशिश करें। और 1-2 बार आप लिखोगे, निकालोगे तो फिर वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं बोलोगे, हमेशा के लिए आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। बिजुका किसे कहते हैं? अफसाना निगार ने इसके ज़रिए क्या पैगाम दिया है? बिजुका के ज़रिए अफसाना निगार ने हमें पैगाम दिया है। और बिजुका किसे कहते हैं उसकी भी तारीफ़ पूछी गई है। बिजुका क्या है? बिजुका बांस या दरख्त की शाखों से बना हुआ एक ढांचा जिसे टोपी और कमीज या कुर्ता पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं। उससे डरकर दिन में चिड़िया और रात को गीदड़ वगैरह खेत से दूर रहते हैं। बाज़ जगह किसान इसे दूका भी कहते हैं। ये वही तारीफ है जो आपकी किताब में दे रखी है। और आम तौर पर आपने खेतों के अंदर कपड़े पहने हुए एक ढांचा देखा होगा जो डंडे के या लकड़ी वगैरह के किसी दरख्त की शाख से बना दिया जाता है। उसके सर की जगह के ऊपर हांडी या मटका रख दिया जाता है। आँख, नाक, कान वगैरह के नक्श उसके चेहरे के ऊपर बना दिए जाते हैं। चेहरा बना दिया जाता है इंसान के जैसा। दूर से देखने पर वो इंसान के जैसा नज़र आता है। और जानवर, परिंदे वगैरह जब देखते हैं कि कोई इंसान हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है तो वो खेत के अंदर दाखिल नहीं होते हैं, वो फसल से दूर ही रहते हैं। हालांकि वो बिजुका रहता है लेकिन जानवर कम अक्ल होते हैं, वो उसे इंसान तस्वुर करते हैं और कोई भी उसके करीब नहीं जाता है। अब इस सबक के अंदर बिजुका क्यों पेश किया गया है, क्यों बताया गया है, तो देखिए वो भी लिखना है आपको। सबक बिजुका में बिजुका के ज़रिए अफसाना निगार ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि अफराद हो या कौमें, उन्हें अपनी अमलाक और पैदावार वगैरह की हिफाजत खुद ही करनी चाहिए। ये काम अगर वो दूसरों को सौंप देंगे तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए बेजान ज़िम्मेदारों में भी उस अमलाक और पैदावार में से अपना हिस्सा लेने की क़ुव्वत पैदा हो जाएगी और वो उसे अपना हक़ मानकर मांगना शुरू कर देगा। हक़ मान लेगा और उसको मांगना शुरू कर देगा। तो ये पैगाम बिजुका के ज़रिए दिया गया है। ये बताने की कोशिश की है सुरेंद्र प्रकाश ने कि अपने सामान की हिफाजत खुद करनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहें, किसी दूसरे को अपनी चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी ना दें, खुद ही ये ज़िम्मेदारी उठाएं और ख़ुद ही अपने कामों को अंजाम दें। किसी के भरोसे रहोगे तो फिर वो आपकी उन चीज़ों में से हिस्सा मांगने आ जाएगा, आपकी चीज़ों के अंदर भी अपना हक़ जताने लगेगा। ये सवाल नंबर 3 का जवाब है, इसे आपको लिख लेना है बच्चों। सवाल नंबर 4 है, होरी ने अपने घर वालों को क्या वसीयत की थी? तो सबक का मुताला कर रहे थे, उस वक्त मैंने बताया था आपको जो नसीहत है वही वसीयत है, वही वसीयत है। वसीयत मरने के बाद कुछ काम करने के तरीके बता जाना, कुछ अपना
चीज़ छोड़ जाना, बता जाना लोगों को कि इस तरह से आपको ये काम करने हैं, चाहे वो जायदाद के बंटवारे से मुतालिक हो या किसी काम के करने से हो या कुछ और चीज़ हो, वो सब मरने से पहले कोई जो बता जाता है कि मेरे मरने के बाद ऐसा ऐसा करना, वो उसकी वसीयत है। होरी काका ने भी अपनी वसीयत की थी और वसीयत में उसने ये कहा था कि मेरे मरने के बाद किसी को बिजूका ना बनाना, किसी को खेतों की रखवाली का जिम्मा मत देना, तुम्हें बिजूका की ज़रूरत तो पड़ेगी, तुम्हें मुहाफिज की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो मैं मर जाऊंगा तो मेरे जिस्म को बांस से बांध देना, लकड़ी से बांध देना और मुझे ही बिजूका बना देना, बिजूका बनाकर अपने खेतों के बीच में खड़ा कर देना। मैं बिजूका की जिम्मेदारी निभा लूँगा और मैं तुम्हारे खेतों की हिफाजत करूँगा। तब तक हिफाजत करूँगा कि जब तक तुम्हारी फसल पैदा हो रही है, तुम्हारे खेत ज़रखेज़ हैं, तब तक मैं बीच में खड़ा रहूँगा और उसके बाद भी मुझे वहाँ से ना हटाना, ताकि मैं इबरत का निशान बन जाऊँ और दूसरे लोग मुझसे इबरत हासिल करें, वो समझ जाएं कि किसी को बिजूका नहीं बनाएं, क्योंकि बिजूका अपना हक मांगने लग जाता है और मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा खुद से वाबस्ता हूँ, मैं हक नहीं मांगूंगा और ना ही किसी को तुम्हारा हिस्सा ले जाने दूंगा। वसीयत आपको क्या लिखनी है? होरी ने अपने घर वालों को वसीयत की कि अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजूका ना बनाना। और यही बच्चों इस सबक का पैगाम भी है। इस सबक के ज़रिए जो पैगाम मिल रहा है वो भी होरी काका की वसीयत के अंदर नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजूका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेतों में नई कोपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांध कर खेत पर खड़ा कर देना। बिजूका की जगह पर मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूँगा जब तक कि थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं जाएगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहाँ से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब तक लोग देखेंगे तो उन्हें याद आए कि बिजूका नहीं बनाना, कि बिजूका बेजान नहीं होता, आपसे आप उसे ज़िंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दराती थमा देता है और उसका फसल के 1/4 पर हक हो जाता है। तो ये वसीयत थी और इसके बाद वो इंतकाल कर जाते हैं। उनके बेटे पोते उनको वसीयत के मुताबिक ही खेत के बीच में ले जाकर बिजूका बनाकर लगाने की कोशिश करते हैं। अमली काम इसके बाद दे रखा है। 4 सवाल हमारे लिए दिए गए थे, चारों के जवाबात हमने हासिल किए। अमली काम दे रखा है बच्चों, अफसाने का खुलासा आपको लिखना है। सुरिंदर प्रकाश का अफसाना है, बिजूका है, हमने पूरा मुताला किया है। इस अफसाने का आपको खुलासा अपनी ज़ुबान में लिखना है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर समझा देता हूँ, बता देता हूँ, आपको खुद को इसको अपनी ज़ुबान के अंदर, अपने अंदाज में, अपनी तर्ज तहरीर में इसको लिखना है। अफसाने का मेन किरदार होरी है, जो प्रेमचंद के गोदान से अखज़ किया गया है। उसके 2 बेटे थे जो इंतकाल कर गए हैं। बेटों के बहुएँ हैं, बीवियां थी दोनों बेटों के, और 5 बच्चे हैं। बेटों के इंतकाल के बाद दोनों बेटे उसके मर गए होरी के। उन बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, उसकी बहुओं को पालने की जिम्मेदारी भी होरी काका के ऊपर आ गई है और उसने उस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया है। वो फसल पैदा करता है, खेतों में मेहनत करता है। उसके खेत गांव से दूर आखिर के अंदर हैं, जो रेगिस्तान के बिल्कुल करीब हैं। कुछ वक्त के बाद ही उसके खेतों के अंदर भी रेगिस्तान की मिट्टी आने वाली है और उसके खेत भी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वो उस जगह के ऊपर खेती कर रहा है। जितनी फसल हो रही है वो पैदा कर रहा है। फसल उसने पैदा कर ली है, उगा ली है। फसल काटने का दिन आता है। काटने के लिए मैं खुशी खुशी तरह तरह के कामों का अंजाम देते हुए अपने रोज़मर्रा के कामों से फारिग होकर अपनी बहुओं सहित, अपने 5 बच्चों सहित, बहुओं के पोतों सहित ये खेतों के अंदर जाता है। तो वहाँ उसको कुछ आवाज़ें आती हैं, खेतों में आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ लगाता है कि कौन है खेतों में, क्या कोई चोरी कर रहा है। तो वहाँ मालूम होता है कि कोई फसल काट रहा है। काफ़ी देर बाद आवाज़ लगाने के बाद, पूछने के बाद, बिजूका खेत से बाहर निकल कर आता है और वो कहता है कि मैं हूँ होरी काका। बिजूका, जिसे होरी काका ने खेतों की रखवाली के लिए अपने हाथों से बनाया था, लकड़ी से उसको आकार दिया था, दरख्त की शाखों से उसको हाथ बनाए थे, उसके पैर बनाए थे, हांडी उसके सर पर लगाकर उसका चेहरा बना दिया था, उसको अपने बाबा के कपड़े पहनाए थे, शिकारी टोपा उसको पहनाया था और उसे खेतों के बीच में खड़ा कर दिया था ताकि खेतों की हिफाजत हो चुके। लेकिन जब खेत पके
तो वो बिजू का खेत में से हिस्सेदारी मांगने लगा। वो कहता है कि होरी काका, मैंने खेतों की हिफाजत की है, अब खेतों पर मेरा भी हक बनता है, इस फसल के ऊपर मेरी भी हिस्सेदारी है और मैं अपने हिस्से की 1/4 फसल काट रहा हूँ, ये फसल मैं लूँगा, बाकी इस फसल तुम्हारी है। होरी काका गुस्सा हो जाते हैं और वो बेकाबू होकर उसको डांटते हैं, झपटते हैं, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आती। बात पंचायत तक जाती है। पंचायत भी बिजूका के हक में फैसला देती है और वो कहते हैं कि बिजूका ने 1/4 पूरी फसल की रखवाली की है, तो 1/4 फसल के अंदर उसकी हिस्सेदारी बनती है, इसको हिस्सा देना चाहिए और उसको हिस्सा दिलवा दिया जाता है। इसके बाद होरी काका बाहर आते हैं और अपने बच्चों को वसीयत करते हैं कि अपनी मसनूआत की जिम्मेदारी कभी किसी को ना दें, अपनी फसल की जिम्मेदारी किसी को ना दें, अपनी फसल की हिफाजत के लिए कभी भी बिजूका ना बनाएं। वो बेजान होता है, लेकिन जब आपकी फसल तैयार होगी, फसल पक जाएगी, फ़ायदा देने लायक होगी, तो वो भी उस फसल में से हिस्सा मांगने आ जाएगा और तुम्हें वो हिस्सा देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है किसी और को जिम्मेदारी ना दें। मैं मर जाऊं तो मुझे उस फसल की जिम्मेदारी के ऊपर हिस्सेदारी पे खड़ा कर देना, मैं तुम्हारी फसल की हिफाजत करूंगा। और इस तरह से इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है। कहानी के अंदर सुरिंदर प्रकाश ने पैगाम दिया है कि अपनी मसनूआत की जिम्मेदारी किसी और को ना दें, अपनी मसनूआत की हिफाजत खुद करें। अगर किसी और को जिम्मेदारी दोगे तो फिर अनचाहे आपको उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, वो भी तुम्हारी उस चीज़ के अंदर हिस्सेदार बन जाएगा, हकदार बन जाएगा। और ये पैगाम सुरिंदर प्रकाश ने कौमों को भी दिया है और अफराद को भी दिया है। आम पैगाम उन्होंने ये जारी कर दिया है, छोड़ दिया है। अब हमें ख़ुद को अपने ख्याल रखना है कि हमारे जो काम हैं, हमारी जो मसनूआत है, उन कामों को हमें ख़ुद को अंजाम देना है और हमारी चीज़ों की हिफाजत, हमारे कौम की चीज़ों की हिफाजत, हमारे कौम की मिल्कियत की हिफाजत हमें ख़ुद को करनी है। किसी और की ज़िम्मेदारी के ऊपर हमें अपनी कौम को नहीं छोड़ना है, हमारे मुआशरे को नहीं छोड़ना है। जो करना है हमें ख़ुद को करना है। बच्चों, ये अफसाना बिजूका का पैगाम है जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। यहाँ सवालों के जवाब भी मुकम्मल हो गए हैं। ये 10वां हिस्सा है जो मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से में फिर एक अफसाना है जिसका हम मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।